central tendency, set A. Measures of central tendency for a given set of observation measures. Central tendency के जो measure हैं किसी भी दिए हुए set of observation के लिए क्या measure करते हैं? The central location of the ये scatterness जो है वो dispersion measure करता है, ठीक है ना? Central location, central tendency measure करती है. While computing AM for a grouped frequency distribution, grouped frequency distribution, grouped क्या होता है? जैसे 11, 12, 13 या फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसा होता है. तो 10 से 20 वाले में कुछ वैल्यू 11 रही होगी, कोई 15 रही होगी, कोई 17 रही होगी, कोई 12 रही होगी, कोई फिर से 12, ऐसा ऐसा कुछ रहा होगा. ये सब तो 15 नहीं है, इसमें से कोई 11 है, कोई 17 है, कोई 12 है ना? सब तो 15 नहीं है. बोलो. लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक्स निकालते हैं 15, यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ रहता है, जो भी 3 या 4 जो भी, तो 15 से 3 को गुना करते हैं. इस 11, 12, 17 का कोई कंसिडरेशन आता नहीं है, ठीक है. हम सारा का सारा कैलकुलेशन मिड वैल्यू पे कर लेते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट से कि लगभग यूनिफॉर्म ही होगा, ये मान लेते हैं. एक अजम्पशन होता है यहाँ पे, ठीक है, इसीलिए यहाँ एग्जैक्टनेस नहीं होती है. तो ऑल द वैल्यूज ऑफ अ क्लास आर इक्वल टू द मिड वैल्यू ऑफ दैट क्लास, ये अजम्पशन हमारा होता है. Which of the following statements is wrong? Mean is rigidly defined, सही बात है. Mean is not affected due to sampling fluctuation, एकदम गलत बात है, तो ये है wrong. Which of the following statements is true? Usually mean is the best measure of central tendency, यही है सही. For open end classification median होता है, बताया हुआ है. Presence of extreme observations does not affect median. In case of an even number of observations, which of the following is median? In case of an even number of, जब odd number होता है तो n+1/2 हो जाता है. जब इवन नंबर होता है तो मिडिल में 2 वैल्यू होती है, उनका एवरेज लेते हैं. द सिंपल एवरेज ऑफ दीज 2 मिडिल वैल्यूज. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज, AM हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिकली डिफाइंड मोड. विच ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि मोड एक से ज्यादा भी हो सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट GM. Which measure of central tendency is or are considered for finding the average rates both B and C? सारी बातें ये करी हुई हैं. 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर उसी दिन डिस्कस कर लिए थे. When a firm registers both profits and losses, which of the following measure of central tendency cannot be considered? Profits and losses में एक चीज पॉजिटिव अगर हो गया, अगर प्रॉफिट पॉजिटिव होगा तो लॉस ऑब्वियसली माइनस में होगा. तो नेगेटिव वैल्यूज के लिए हम लोग GM को नहीं लेके चलते हैं. नेगेटिव वैल्यूज को हम लोग GM में लेके नहीं चलते हैं. Quartiles are the values dividing a given set of observations into 4 equal parts. Quartiles can be determined graphically using. तो देखो ग्राफ से क्या क्या मिलता है याद करते हैं. हिस्टोग्राम से मिलता था हमको मोड, और ओजाइव या क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व से मिलता था मीडियन. मीडियन क्या थी? पार्टीशन वैल्यू. पार्टीशन वैल्यू ही है क्वार्टाइल, तो वो भी ओजाइव से ही मिलेगा, ठीक है. जैसे जो भी n होता था उसका हाफ कर लेते थे और उसको वहां पे ले जाके मिलाते थे. वैसे ही अगर क्वार्टाइल निकालना होगा तो 1/4 कर लेंगे, 2/4 कर लेंगे, 3/4 कर लेंगे और उसको ले जाके मिलाएंगे तो ओजाइव निकल जाएगा, मतलब ओजाइव से क्वार्टाइल निकल जाएगा. तो यहाँ पे बस वो लॉजिक लगाना है कि मीडियन किससे निकलता था, उसी से ओजाइव निकलेगा, ये उसी से क्वार्टाइल निकलेगा, उसी से परसेंटाइल, उसी से डेसाइल सब निकलेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर पोजेसेस मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज? ऑल ऑफ दीज, ठीक है. तो यहाँ तक कोई समस्या? ठीक है. और एक बात और है कि जब आपको पता है कि यही डिस्कस होने वाला है तो आपको घर पे करना है ट्राई. वो चीज मैंने इंस्ट्रक्ट कर रखी है, अगर आपने किया होगा तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे, वरना दिक्कत भी हो रही हो सकती है. रिया ने इन्फॉर्म किया था कि उन्होंने कर लिया. Which of the following measure satisfies a linear relationship between two variables? Linear relationship between two variables.
यानी कि अगर y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है तो मीन में भी वही होगा, मीडियन में भी वही होगा, मोड में भी वही होगा। तो ये बात तीनों के लिए ट्रू है। तो ऑल ऑफ दीज टू वेरिएबल्स, तो x और y याद रखना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड करते हैं। ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसकी लैंग्वेज अलग है, जो आज तक आप पढ़े हैं उससे डिफरेंट है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सोचना पड़ता है बैठ के कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेटिस्फाई लीनियर रिलेशनशिप। का मतलब है जैसा रिलेशनशिप है वैसा का वैसा वहां पे इम्पार्ट हो जाए, तो तीनों में होता है। Which of the following measures of central tendency is based on only 50% of the central values? Based on only 50% of the central values. ठीक है, तो बीच में वैल्यूज जो होते हैं, क्योंकि देखो मीडियन को बीच की वैल्यू से मतलब है। मोड का क्या है कि फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है, तो आमतौर पे सारे कर्व्स बेल कर्व होते हैं, लेकिन यू शेप्ड भी तो होते हैं। यानी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किनारे भी हो सकती है, तो मोड किनारे भी हो सकता है, लेकिन मीडियन डेफिनेटली बीच में ही आएगा। तो बीच का 50% लेंगे तो काम बन जाएगा, किनारे दोनों तरफ का 25-25% छोड़ देंगे तो हो जाएगा। तो मीडियन के लिए हम आसानी से सेफली कह सकते हैं कि सेंट्रल 50% वैल्यूज से मीडियन निकल जाएगा। ये है सीधा सीधा बात। अब आता है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। 3 ऑब्जर्वेशन है, 15, 20, 25। सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दियर एम एज। जब भी देखो दो तरह का सवाल आता है, सिंपली सम ऑफ डेविएशन कहना चाहे तो क्वेश्चन पूछने वाला कोई ना कोई पॉइंट रख रहा है आपके सामने। क्वेश्चन पूछने वाला कोई ना कोई पॉइंट रख रहा है आपके सामने, कोई कॉन्सेप्ट रख रहा है आपके सामने, आपका कुछ ना कुछ वो टेस्ट करना चाहता है। तो मैंने बताया था डेविएशंस दो तरह के होते हैं, एक अल्जेब्रिक और एक एब्सोल्यूट। मान लो 5 वैल्यूज है, 11, 12, 13, 14, 15। तो उसमें से मीन है हमारा 13, और मीन अगर 13 है, मीन माने अर्थमेटिक मीन 13 है, तो 11 का डेविएशन हो गया -2, इसका हो गया -1, इसका हो गया 0, इसका हो गया 1 और इसका हो गया 2। इनको कहते हैं हम लोग अल्जेब्रिक डेविएशन। और 2, 1, 0, 1, 2 ये हो गया एब्सोल्यूट डेविएशन बिना माइनस के। तो अल्जेब्रिक डेविएशन का सम हमेशा 0 होता है। ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे मैथ्स में हम लोग कैसे कहते हैं कि एक एक्सियोम है, एक थ्योरम है, एक पोस्टुलेट है, तो वैसे ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि अरिथमेटिक मीन से मेजर किए गए सारे डेविएशंस अगर अल्जेब्रिक फॉर्म में लिए जाए, यानी प्लस का प्लस माइनस का माइनस लिया जाए, तो उन सारे का सम हमेशा 0 होता है, हमेशा, ठीक है। लेकिन एक दूसरी बात आती है, एब्सोल्यूट डेविएशंस को कब कंसीडर किया जाता है कि सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस, अगर आप मीन से डेविएशन निकालें, अगर आप मीडियन से डेविएशन निकालें, अगर आप मोड से डेविएशन निकालें, तो 3 डिफरेंट चीजें आएंगी, ठीक है। इस डाटा में तो भले मीन मीडियन सेम है, लेकिन अगर कोई दूसरा डाटा ले तो हो सकता है ना कि मीन मीडियन मोड तीनों अलग अलग हो। बोलो, तीनों अलग अलग हो सकता है, कोई भी कम कोई भी ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। कम ज्यादा का रिलेशनशिप तो सिर्फ एम जीएम एचएम में है। मीन मीडियन मोड में कम ज्यादा की तो कोई बात नहीं, कोई भी कम और कोई भी ज्यादा हो सकता है मीन मीडियन मोड में, ठीक है। तो वहां पे क्या है कि 3 डिफरेंट वैल्यूज अगर हैं तो डेविएशंस भी अलग अलग होंगे और उनके सम के भी अलग होने के अच्छे चांसेस हैं, ठीक है। सारे डेविएशंस का सम अलग होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। जैसे इसी डाटा को अगर हम थोड़ा बदल दे, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 15, तो ये हमारा मीडियन हो जाएगा और मीन कुछ और ही आएगा, ठीक है। मीन कुछ और ही आएगा। 13, 5, 65 और 24 तुम्हारा हो गया 79। 79 बाई 7 कर लेंगे, नहीं 65 और 24 89 हो गया, 89 बाई 7 कर लेंगे तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। मीडियन है 12, मीन कितना आ रहा है 12 पॉइंट समथिंग, तो उसको एग्जैक्टली निकाल लेते हैं। 89 बाई 7, 7 1 7, 7 2 14, 7 7 49, 7 1 7, लगभग ये आएगा, ठीक है। तो हम एक बार 12 से सारा डेविएशन निकाल के देखते हैं, एब्सोल्यूट डेविएशन। अब एब्सोल्यूट डेविएशन की बात करें, जब मीन से डेविएशन और मीडियन से डेविएशन को कंपेयर करना है तो हम लोग एब्सोल्यूट डेविएशन की बात करेंगे। और क्या पॉइंट रखना चाहते हैं हम आपके सामने, वो हम आपको दिखाते हैं। पहले हम इससे निकाल रहे हैं 12 से, तो इसका -1 होगा, इसका 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा और इसका 3 होगा, सबका सॉरी अब ये
एब्सोल्यूट लेना है तो माइनस नहीं लेंगे, प्लस लेंगे। इन सब का सम क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा ना। सम ऑफ डेविएशंस क्या हो जाएगा? 7। बोलो। होगा ना बाबू? हम्म। तब हम 12.71 से निकालते हैं, तो यहाँ पे आता है 1.71, क्योंकि माइनस तो लेना नहीं है। यहाँ पे आता है 0.71, फिर 0.71, फिर 0.71, 0.29, 1.29 और 2.29। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो 6 हो गया। 7.71 आया। सिग्मा डी क्या आया? 7.71। मोड से निकालोगे तो मोड भी 12 है बाई चांस यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एक बात है कि जब कभी डिफरेंट हो और तीनों सम्स डिफरेंट आए, कौन से डेविएशन के? एब्सोल्यूट डेविएशन के। जब डिफरेंट हो और तीनों सम्स डिफरेंट आए एब्सोल्यूट डेविएशन के, इसमें अलजेब्रिक डेविएशन नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक है। इसमें अलजेब्रिक डेविएशन आ ही नहीं रहा है। कौन से डेविएशन की बात करें? एब्सोल्यूट की, यानी माइनस वैल्यूज नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो मीन से सारे डेविएशन अलग अलग हैं, उनको जोड़ा। मीडियन से डेविएशन अलग अलग है, उनको जोड़ा। मोड से डेविएशन अलग अलग है, उनको जोड़ा। तो अगर वो तीन डिफरेंट वैल्यूज आती हैं, तो तीनों में से जो मिनिमम होगा वो मीडियन वाला ही होगा। यानी कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस इज मिनिमम इन द केस ऑफ ऑप्शन ए मीन, ऑप्शन बी मीडियन, ऑप्शन सी मोड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, तो मीडियन आंसर होगा, ठीक है। कभी कभी ये एब्सोल्यूट वर्ड लिखना भूल जाता है, लेकिन तुम मिनिमम देख के समझ जाना कि यहाँ पे एब्सोल्यूट की बात कर रहा है। वैसे ही कभी कभी अलजेब्रिक लिखना भी भूल जाता है। तो सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम एम की जब भी बात करें, ठीक है, डाटा दिया हुआ हो या नहीं दिया हुआ हो, यू ऑलरेडी नो कि सम ऑफ अलजेब्रिक डेविएशंस फ्रॉम मीन इज 0। सम ऑफ अलजेब्रिक डेविएशंस फ्रॉम मीन इज 0। तो अगर वो वहां सिर्फ मीन की बात कर रहा है, तो वो इस फॉर्मूला, इस पोस्टुलेट, इस थियरी को सामने रखना चाहता होगा, इस कॉन्सेप्ट को आपके चेक करना चाहता होगा कि आपको ये चीज याद है कि नहीं कि सम ऑफ अलजेब्रिक डेविएशंस 0 होता है, इसलिए उसने वो सवाल पूछा होगा। तो वहां भावनाओं को समझो वाले अप्रोच से, अगर उसने अलजेब्रिक वर्ड का इस्तेमाल नहीं भी किया, भावनाओं को समझो वाले अप्रोच से हम लोग क्या कहते हैं? 0। वैसे ही अगर उसने एब्सोल्यूट वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अगर वो कह रहा है कि डेविएशंस का सम मिनिमम किस केस में होता है, तो मीडियन के केस में होता है, ठीक है। जो कि इस बुक में हुआ है, इसने टर्म्स का यूज, जैसे यहाँ पे सम ऑफ डेविएशन बोला, कौन सा डेविएशन ये नहीं बोला, ठीक है। कौन सा डेविएशन ये नहीं बोला, फिर भी सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम दियर एम, सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दियर एम, तो ये 0 वाला ही हम लोग लेके चलेंगे, क्योंकि अगर हम लोग दूसरे एब्सोल्यूट के हिसाब से अगर सॉल्व करते हैं, तो इट्स नॉट मेकिंग अ पॉइंट, इट्स नॉट एस्टैब्लिशिंग एनी फैक्ट, ठीक है। ये आपके सामने किसी कॉन्सेप्ट को सामने लाके नहीं रख रहा है, ये बस वो है कि आपने फॉर्मेलिटी के लिए एक सवाल कर लिया, तो वैसा तो करना है नहीं, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में है कि यहाँ पे अलजेब्रिक क्यों लिया है और 0 क्यों होगा? इस 15, 20, 25 से कोई लेना देना नहीं है, डाटा कुछ भी होता है। वैसे करके भी देख लो, मीन होगा 20, तो यहाँ पे आएगा -5, यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ पे आएगा 5। अलजेब्रिक डेविएशन सर याद रखना, अलजेब्रिक लिया है, तीनों को जोड़ने पे 0 ही आएगा, और जो मीन के केस में हमेशा होता है। क्लियर है नई बात? कंफर्म करो, ठीक है। जल्दी जल्दी में लोग क्या करते हैं, 6 और 9 को जोड़ा और उसका निकाल दिया, तो 7.5 और नन ऑफ दीज कर देते हैं। उनको कहूंगा जाहिल, जाहिल हो तुम, क्योंकि मैंने रटवा दिया है तोते की तरह, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं है। तो मैंने तुमको क्या कहा हुआ है कि जब भी मीडियन, पार्टीशन वैल्यू, इन तरह की किसी भी चीज की बात हो, तो असेंडिंग ऑर्डर, और अगर फ्रीक्वेंसी वाला हो तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये चीजें चाहिए ही चाहिए एकदम। तो असेंडिंग ऑर्डर चाहिए 4, 5, 6, 8, 9, 11, 4, 5, 6, 8, 9, 11, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या आएगा? 7। बात खत्म हो गई। मॉडल वैल्यू कौन ज्यादा आ रहा है, तो 4 एक बार है, 5 एक बार है, 6 एक बार है, 8 एक बार है,
15 18 भी एक एक बार है, 10 2 बार है, तो 10 हो जाएगा मोड। मोडल वैल्यू मतलब मोड। 24 8 और 20 का जीएम क्या है, तो तीनों को मल्टीप्लाई करके क्यूब रूट करना है। 8 गुना 24 गुना 40, इसका क्या करना है अपने को, क्यूब रूट, यानी पावर 1/3। 8 तो बाहर आ जाएगा, 8 का ये हो जाएगा, देखो 8 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 5, तो 8 3 बार है, 3 बार है तो क्यूब रूट करने से एक 8 बाहर आ जाएगा और 15 अंदर रह जाएगा, उसका क्यूब रूट, यानी कि ऑप्शन सी। जीएम निकालने का वही जितना भी दिया हुआ सबको गुना करो और जितनी चीजें हैं उतना 1/पावर कर दो। 1/पावर का मतलब होता है रूट। 3 है तो तीसरा रूट यानी क्यूब रूट, 2 है तो सेकंड रूट यानी स्क्वायर रूट, 4 है तो फोर्थ रूट। फोर्थ रूट कैलकुलेटर से कैसे निकालना सिखाया हुआ है। थर्ड रूट निकलेगा नहीं, इसीलिए देखो इस ऑप्शन में भी ऐसे छोड़ा है, कभी नहीं निकलेगा थर्ड रूट। कैसे निकलेगा, कैलकुलेटर से तो नहीं निकलेगा, अगर परफेक्ट क्यूब होगा तभी निकलेगा। हार्मोनिक मीन तीन चीजों का अगर हमको निकालना है तो सबसे पहले चीज है कितनी है, 3। तो पहले हम इसको रायते को साफ करें। आइए, तीन चीजें हैं, 2 3 5 का हार्मोनिक मीन निकालना है। चीजें कितनी है, 3, तो 3/1/2 1/3 1/5। यही सिखाया है ना, यही सिखाया ना बाबू। देखो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि सारे क्वेश्चन हम करा देंगे तो तुम क्या करोगे, इसीलिए मैंने तुमको पहले सवाल घर पे कर लेने का टाइम दिया था, प्रैक्टिस करके देख लो। एग्जाम्पल्स करा दिए थे थोड़े से, है ना। 3 बाई, तो ये आ रहा 30, ये आ रहा 15 10 और 6, ये ऊपर जाएगा 90/31 आएगा। ठीक है, 90/31 तो 2.9 अप्रॉक्स आया। ठीक है, यही है ना, हाँ ठीक है। एम एंड जीएम दो नंबर का इतना इतना है, तो दो नंबर क्या क्या होंगी। वैसे तो इसमें ये सिंपल बात लगती है, फॉर्मूला क्या लगता है, अगर मान लो कि इसको प्रोसेस से दिखाना हो, किसी एग्जाम में सब्जेक्टिव लिखना हो, तो a+b/2 6.5 है, यानी कि a+b बराबर 13 हो गया। और रूट ए बी होता है ना जीएम, रूट ए बी बराबर 6 है, तो ए इंटू बी बराबर 36 हो गया। स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो दो नंबर को जोड़ने से 13 आ रहा है, स्क्वायर करने से 36 आ रहा है, मतलब जो सॉरी मल्टीप्लाई करने से 36 आ रहा है। फिर हमने इसमें a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, बहुत सारी मेहनत करी और पता नहीं क्या क्या किया, तब शायद निकलेगा। लेकिन उतनी देर अगर तुम करोगे तो उतनी देर में तुम्हारे बगल वाला 4 हरिया खेत जोत लेगा, तो वो करना नहीं है तुमको। तुमको क्या करना है भैया, कि तुम्हारे पास ये डाटा तो है ही, और अगर इतने से काम नहीं बनता है तो नेक्स्ट स्टेप में ये डाटा तो तुम्हारे पास है ही, तो वो ऑप्शन चुन लेना है जिसमें ये काम हो रहा है। 9 4 जा 36 होता है, 9 4 13 होता है, ऑप्शन बी। खत्म। बात समझ में आई है कि 9 और 4 का एम निकालेंगे तो 6.5 आएगा, जीएम निकालेंगे 6 आएगा। बोलो लक्ष्य है। रिया, वैसे ही 7 नंबर सवाल, 7 नंबर सवाल दिखाते हैं। If AM and HM for two numbers are 5 and 3.2 respectively, then the GM will be AM and HM for two numbers are, तो देखो AM है 5 यानी a+b/2 बराबर 5, यानी a+b बराबर 10, और दूसरा HM है तो 2ab/a+b इज इक्वल टू 3.2, बट a+b तो हमने निकाल लिया था, तो 2ab/10 इज इक्वल टू 3.2, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 32 हो जाएगा। ab बराबर 32/2 यानी कि 16, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 16 आ रहा है, जोड़ने पे 10 आ रहा है। मल्टीप्लाई करने पे 16 आ रहा है, जोड़ने पे 10 आ रहा है, तो 8 और 2 होगा। 8 और 2 होगा तो उनका जीएम क्या होगा, तो 8 इंटू 2, उसका रूट, रूट के अंदर ए भी, यही होता है जीएम का फॉर्मूला। 16 का रूट 4, एग्जैक्टली 4 4, ऑप्शन डी। कंफर्म करना। एग्जाम में सवाल करने की स्पीड देख पा रहे हो, कैसे करोगे, मतलब मजा आएगा सवाल करने में। ठीक है,
मैंने बोला था जब तक न्यूमेरिकल स्टार्ट नहीं होता स्टैट्स थोड़ी सी बोरिंग रहेगी, उसको इंटरेस्टिंग बनाने का पूरा कोशिश करेंगे। जब स्टार्ट हो जाएगा न्यूमेरिकल तो फिर तो भैया मजा आना है। और यहाँ पे ही आपको मिलेगा ये चीज कि आपको न्यूमेरिकल के अलावा जो पोर्शन है वो भी बिल्कुल बोरिंग नहीं मिलेगा। बहुत जगह पढ़ाया भी नहीं जाता है, जहाँ पढ़ाया जाता है बोरिंग लगता है। मैं ये नहीं कह रहा मैं ही बेस्ट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगह पे ये सीन रहता है। ठीक है, स्टार्ट को वो इंपॉर्टेंस नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए पढ़ाने के समय। मार्केट ने तो देना शुरू कर दिया है स्टार्ट को इज्जत पूरा। 10-12 असेंडिंग ऑर्डर क्यों? क्योंकि क्वार्टाइल है। क्वार्टाइल क्या है? एक पार्टीशन वैल्यू है। पार्टीशन वैल्यू में पहले कसम खिलाई थी तुमको, तुम सबको कहवाया था ना, ये शपथ ग्रहण हुआ था कि हम कसम खाते हैं जब भी कभी किसी पार्टीशन वैल्यू को हम लोग निकाल रहे होंगे तो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का पूरा ध्यान रखेंगे। जब डिस्क्रीट होगा तो n+1 पे काम करेंगे, और जब कंटिन्यूअस होगा तो n पे काम करेंगे। ये 3 बातें तो हमको याद रखनी ही रखनी है, और ये डिस्क्रीट डाटा है, याद रखना। 10, 12, 15, 16, 18, 20, 23, 28, 18, 20, 23, 28। फर्स्ट क्वार्टाइल यानी Q1 होता है n+1 इंटू 1/4 वैल्यू। 8 चीजें हैं तो 9/4 यानी कि 2.25 वैल्यू हो जाएगा। 2.25 वैल्यू इन दोनों के बीच में आएगी। तो पहले हम सेकंड वैल्यू को लिख देते हैं, डेसिमल पार्ट लेते हैं, डेसिमल पार्ट लेते हैं और इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। 15 में से 12 गया 3, तो 12 प्लस 0.75 यानी कि 12.75, 12.75। ठीक है, क्लियर है? आप लोगों को क्लियरली समझा हुआ है, टॉपिक बढ़िया से बताया हुआ है, इसलिए इस स्पीड में जा रहे हैं। अगर दिक्कत आ रही हो बोल देना, स्पीड कम कर देंगे, कोई दिक्कत है नहीं है उसमें। हमको अपने पास टाइम बहुत है, सिलेबस कोई बड़ा नहीं है। क्लियर है ना बाबू? दोनों में से किसी को आवाज नहीं आ रही है? बोलो क्लियर है या नहीं? क्लियर है, बढ़िया। चलो, थर्ड डिसाइड D3 यानी कि पहले डिस्क्रीट डाटा है तो 3/10 होगा। ये चीज बात है, ये बात है, 3/10 होगा। लेकिन उससे पहले असेंडिंग ऑर्डर, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है नहीं, इसलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की चिंता नहीं करेंगे, वरना वो भी देखते। तो 9, 10, 11, 12, 15, 18, 20, 25 ये हमारे दिमाग में सेट हो गया। जरूरी नहीं है कि आप रफ वर्क करें, लेकिन मेरी प्रैक्टिस है इसलिए मैंने नहीं किया रफ वर्क। यहाँ पे आप करें, अगर आपकी भी प्रैक्टिस हो जाती है तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं, टाइम बचेगा। 9, 10, 11, 12, 15, 18, 20, 25 8 वैल्यूज हैं। 9, 10, 11, 12, 15, 18, 20, 25। n+1 तो 8 और 1 9, 9 गुना 3/10, 27/10, 2.7 वैल्यू, 2.7 वैल्यू। यहाँ तक कोई समस्या लक्ष्य? मैंने बिना रफ वर्क के निकाला है, तो कहीं ऐसा हो कि तुमको समझ नहीं आया हो, तो अगर दिक्कत है तो बोलो। है दिक्कत? हाँ ठीक है, 8 वैल्यूज हैं तो n+1 9 होगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। n+1 जो है 9 होगा। और डेसाइल, थर्ड डेसाइल है तो D3 है। D3 का मतलब क्या होता है? 3/10 n+1। ठीक है,
n+1 9 था, 9 9 27/10, कोई 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 लोड नहीं। n+1 जो है 9 था, तो 9 27/10 2.7। अभी क्लियर है लक्ष्य ये वाली बात? 2.7। लेकिन अब 2.7 के बाद याद रखना है कि हमने असेंडिंग ऑर्डर सोचा था, हमने असेंडिंग ऑर्डर रफ वर्क में लिखा नहीं था लेकिन सोचा था। तो 9 10 11 12 हमको दूसरी और तीसरी वैल्यू से ही मतलब है 2.7 उन्हीं दोनों के बीच में आता है, राइट। दूसरी और तीसरी वैल्यू क्या है? 10 और 11, तो 10 प्लस, और जब एक का डिफरेंस हो तो सीधा लिख दो 10.7। इन दोनों के बीच में एक का डिफरेंस है तो सोचो मत, लिख दो, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक ही का डिफरेंस है तो सीधा ये कर दो। अगर 2.83 होता तो 10.83 हो जाता। यहाँ पे हमने ये मेहनत क्यों करी थी? क्योंकि 12 और 15 3 का डिफरेंस था, तो 0.25 का वो 0.75 बन गया था, ठीक है। यहाँ पे एक का डिफरेंस है तो 1 से मल्टीप्लाई होगी, उतना का उतना ही रह जाएगा, इसीलिए 0.7 का 0.7 ही रह जाएगा, तो नॉट एन इशू। समझ में आ गई होगी बात अब तो इस सवाल को जैसे आपने अभी समझा है, लेकिन हम बनाते अगर एग्जाम में बैठे होते तो कैसे बनाते? इस सवाल को हम एग्जाम में बनाते 9 10 11 12 15 18 20 25, ये है 8 चीजें हैं तो 9 8 चीजें हैं तो 9 इसलिए क्योंकि n+1। थर्ड डिसाइल 9 27/10 2.7, सेकंड और थर्ड के बीच में आएगा, 10 और 11 के बीच में आएगा। अच्छा एक ही का अंतर है तो 2.7 का 10.7 हो जाएगा, ऑप्शन बी। और वैसे भी 10 और 11 के बीच में बाकी तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं है, 10 और 11 के बीच में बाकी तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं, एक ही ऑप्शन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, if there are two groups containing 30 and 20 observations having 50 and 60 as arithmetic means, तो यहाँ पे बात ये है कि 30 चीजों का अर्थमेटिक मीन 50 है और 20 चीजों का अर्थमेटिक मीन 60 है। यहाँ पे हम करेंगे स्पीड को कम। 30 अलग चीजें हैं उसका अर्थमेटिक मीन 50 है, 20 अलग चीजें हैं उसका अर्थमेटिक मीन 60 है। क्वेश्चन समझ आ गया? अब बोलो। 30 चीजों का अर्थमेटिक मीन 50 है, 20 अलग चीजों का अर्थमेटिक मीन 60 है। अगर वो 30 और 20 लेके हम एक साथ 50 चीजें बोले तो उसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? ये है कहानी। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सबका सम बटा टोटल नंबर। टोटल नंबर हमको पता है 50 है, सबका सम कैसे निकालेंगे? सबका सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले इसका सम निकालेंगे, बाद में इसका सम निकालेंगे, ठीक है। तो 30 चीजें 50 है एवरेज, तो 1500 हो गया। 20 चीजें 60 है एवरेज, तो 2 छक 12 1200 हो गया। तो टोटल सम यहाँ आ गया और टोटल नंबर है 50, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है x1 n1 प्लस x2 n2 बाई n1 प्लस n2। इस पे बार लगा हुआ होता है और ये होता है कंबाइंड मीन। इस फॉर्मूले को लिख लो, तो 2700 बटा 50 54 हो जाएगा 50, ठीक है। ये कैसा है बताने की जरूरत है नहीं, वैसे भी तुमको एग्जाम में कैलकुलेटर ले जाना है। अगर वो नहीं होता तो उसके शॉर्ट ट्रिक्स एंड ऑल की बात करते, बट तुमको एग्जाम में कैलकुलेटर ले जाना है। तो देखो बात यह है कि जब एमसीक्यू हो, कैलकुलेटर अलाउड हो, ये सारी चीजें हो, ये सारी सुविधाएं हो, तो कभी भी इतना याद रखना है जरूरत से ज्यादा कभी कुछ करना ही नहीं है। जैसे मैंने नहीं किया, यहाँ पे इस कैलकुलेशन में किसी शॉर्ट ट्रिक को बताने की जरूरत नहीं है, वो बताने से तुमको एग्जाम में कोई एडेड एडवांटेज नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए अगर कैट वाले होते तो मैं बताता कि यार 2700 या 50 से भाग देना, और 50 से जब भी किसी को भाग देना है तो ये समझ लो 100 से भाग देना है, 2 से गुना करना है, तो 2700 का 27 हो गया, 2 से गुना करके 54 हो गया, ठीक है। वैसे कैट में भी ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर होगा, बट उसको यूज करना थोड़ा ट्रिकी होता है, हाथ में जब कैलकुलेटर होगा उसकी बात अलग होती है, ठीक है। तो चलो आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। एवरेज सैलरी ऑफ अ ग्रुप ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स इज 10,000, स्किल्ड वर्कर इज 15,000, कंबाइंड सैलरी इज 12,000। यानी यहाँ एक पहले ग्रुप का भी एवरेज दिया है, दूसरे ग्रुप का भी एवरेज दिया और कंबाइंड भी दिया है, पिछले ही क्वेश्चन जैसा है। लेकिन यहाँ पे क्या नहीं दिया है? उन दोनों ग्रुपों की संख्या नहीं दी है। संख्या नहीं दी है तो क्या पूछ रहा है कि स्किल्ड वर्कर कितने परसेंट है।
परसेंट पूछ के उसने आपको इक्विप कर दिया, उसने आपकी हेल्प कर दी, उसने आपको सजेस्ट कर दिया कि देखो बेटा ऐसे जाओ, ठीक है। बात यह है कि वरना अगर वो नहीं बोलता तो आपके पास दो वेरिएबल होते, N1 और N2, दो चीजें निकालनी होती, फॉर्मूला एक ही होता, नहीं निकलता। 10,000 और 15,000 दो डिफरेंट एवरेजेस हैं और उनको कंबाइन करने पे 12,000 आ रहा है। दो अलग अलग ग्रुप्स थे, तो दोनों ग्रुपों में लोगों की संख्या नहीं पता है हमको, दोनों ग्रुपों में लोगों की संख्या नहीं पता है, तो जाहिर सी बात है कि दो वेरिएबल बाकी। लेकिन संख्या नहीं पूछ के परसेंटेज पूछ रहा है, और अगर परसेंटेज पूछ रहा है तो यहाँ पे हमको एक हथियार मिलता है कि भैया अगर एक चीज x है तो दूसरी 100 माइनस एक्स होगी, राइट, क्योंकि दोनों परसेंट मिला के कितने होंगे, 100। ओके बात है। यहाँ पे अगर संख्या पूछते तो हम बता ही नहीं पाते, संख्या कहाँ से बताते हैं, क्योंकि दो दो वैल्यूज है, नहीं निकलेंगी। लेकिन यहाँ परसेंटेज पूछ रहा है तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, कि अगर एक चीज 40% होगी तो दूसरी 60 होगी, अगर एक 30 होगी तो दूसरी 70 होगी, एक 50 होगी तो दूसरी भी 50 होगी। लेकिन अगर 50-50 होता तो हमको पता होता, क्यों पता होता, कि 10 और 15 है तो ठीक बीचों बीच 12,500 आता, अगर 50-50 बराबर होता तो ठीक सेंटर में आता 12,500, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, इसीलिए 50-50 तो नहीं है। और 40 और 7 इतना बढ़िया रिलेटेड है, देखो 10,000, 10,000 और 15,000, यहाँ पे 12,000, ठीक है। तो ये 12,000 किसके ज्यादा करीब है, इसके ज्यादा करीब है, तो इसके ये वाले लोग ज्यादा होंगे, तो ये 60 होंगे, ये 40 होंगे, सीधी बात है। तो अनस्किल्ड ये 10,000 था, यानी अनस्किल्ड का 60% होगा, स्किल्ड का 40 होगा। तो वैसे भी बना सकते हो सर, नन ऑफ दीज भी तो दिया है, वो नन ऑफ दीज बहुत कम केस में होता है, तुम्हारी किस्मत खराब होगी तब होगा। उसके लिए फिर एक और चीज बताते, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है एलिगेशन, फिर भी बहुत काम का है, कि अगर ये दिया है, ये दिया, उसका कंबाइंड भी दिया, तो यहां से डिफरेंस निकालो 2,000, यहां से निकालो 3,000, ठीक है। और यही रेशियो हो जाएगा इन दोनों का 3:2, 3:2 का मतलब 60 और 40 हो गया, 60 और 40 हो गया, है ना। 100% को अगर 3:2 में बांटना है तो 60 और 40 ही बांटेंगे ना, बोलो। ये बड़ा प्यारा रूल होता है एलिगेशंस का, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस चैप्टर होता है। मतलब दो अलग अलग तरह के राइस हैं, एक राइस 70 रुपए केजी का, एक राइस 80 रुपए केजी का है, तो हमने दोनों राइस को किस रेशियो में मिलाना है कि वो 72 रुपये हमको पड़े, ठीक है। हमको 72 रुपया चाहिए, ये है 70 का, ये 70 रुपए केजी का, ये 80 रुपए केजी का, तो हमको किस रेशियो में मिलाना है कि हमको 72 रुपया पड़े। तो ये डिफरेंस आया 2 और ये डिफरेंस आया 8, 8/2 यानी 4:1 का रेशियो है। यानी अगर 4 केजी यहाँ से लेंगे तो 1 केजी यहाँ से लेंगे, मिलाएंगे तो हमको पर केजी 72 का कॉस्ट पड़ेगा। कैसे पड़ेगा वो बता देते, 7 चौके 28, 280, और ये 1 किलो 80, टोटल 360 हुआ, लेकिन केजी कितने हो गए, 5, तो 72 रुपया पर केजी पड़ा कि नहीं पड़ा। तो दो अलग अलग एवरेज दिए हुए हों और उसका कंबाइंड एवरेज दिया हुआ हो तो रेशियो आप निकाल सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में इसको यूज करना मुश्किल था क्योंकि यहाँ वाली वैल्यू नहीं थी, तो फिर एक्स वाई में फंस जाते हैं, और ऊपर से नया टॉपिक, वो भी सिलेबस का नहीं। तो इसको यूज करना जब इजी हो तभी ये चीज यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर इसको यूज करना इजी है तो देखो कितना ज्यादा इजी है ये, बस चीजों को लिखना है, डिफरेंस लेना है, रेशियो आ गया, डन, राइट। समझ रहे हो इस बात को। अभी इसका प्रॉपर मेथड भी बताएंगे, प्रॉपर मेथड भी बताएंगे। तो बात यह है कि ये सब अगर हम नहीं यूज करना चाहते या फिर नहीं दिमाग में आता एग्जाम में, तो हमको एक चीज पता है, जो जो हमारे सिलेबस में जो हमने पढ़ा है बकायदा, फॉर्मली जो हमने पढ़ा है, तरीके से जो हमने पढ़ा है, वो है x1n1 प्लस x2n2 बाई xn1 प्लस n2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास x1 था, x2 था, x था, तीनों था, और हमारे पास क्या नहीं था, n1 n2। और जब हमको समझ आया स्किल्ड अनस्किल्ड का कि भाई परसेंटेज में बात हो रही है, तो हमने स्किल्ड को मान लिया x, तो अनस्किल्ड कितना निकला, 100 माइनस x, ठीक है। स्किल्ड को हमने x मान लिया क्योंकि स्किल्ड ही पूछ रहा है,
तो अनस्किल्ड क्या निकला 100 माइनस एक्स, तो ये n1 हो गया, ये n2 हो गया, ठीक है। ये x1 है हमारा और 10,000 क्या है, x2 है। तो x1 n1 यानी 15,000 गुना x1 और n1 हो गया। उसके बाद x2 n2 यानी कि 10,000 गुना 100 माइनस एक्स, x1 n1 हो गया, x2 n2 हो गया, बाई n1 प्लस n2, तो x प्लस 100 माइनस एक्स, एंड दिस इज वेरी इजी क्योंकि ये कट जाता है, 100 ही बचता है। और ये एवरेज कितना आया, 12,000। x की वैल्यू 40 आएगी, हमें पहले से पता है क्योंकि हमने 2-3 तरह से करके देख लिया है। पहले ऑप्शन से गए थे, तो 50 नहीं होगा। 50 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 50 होता तो 10 और 15 का एकदम बीच में आता, 12,500 आता, लेकिन 12 आ रहा है, यानी 50 नहीं है, ठीक है। लेकिन 12,500 के बहुत पास आ रहा है, इसलिए 50 के पास वैल्यू होगी, ठीक है। तो 40 और 60 में से कुछ भी हो सकता है। तो जिस तरफ के ज्यादा पास है वो वाले वर्कर्स ज्यादा होंगे, तो 10,000 के ज्यादा पास है 12,000, क्योंकि 15,000 से उसमें 3,000 का अंतर है, 10,000 से सिर्फ 2,000 का अंतर है, तो वो 60 होंगे और वो 40 होंगे। और हमसे पूछा किसका है, स्किल्ड का, तो ये 10,000 वाले को नहीं देखना है, 15,000 वाले को देखना है। इसका था 40, तो 40 हो जाएगा एक्स का वैल्यू। और अभी तीसरा तरीका हम यहाँ यूज कर रहे हैं कि हम फॉर्मूला से बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ स्किल्ड और अनस्किल्ड का ऑर्डर बस याद रखना है। कुछ लोग इसको इसको x1 ले लेते हैं और इसको n1 ले लेते हैं, x अज्यूम किया तो उसी को समझ लिया कि भाई वही है सब कुछ, ठीक है। तो कहाँ किससे रिलेट कर रहे हैं उसका ध्यान रखना है बस, बाकी इस क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं है। x1 n1 प्लस x2 n2 बाई n1 प्लस n2 इज इक्वल टू x बार, यही ना फॉर्मूला अभी अभी बताए हैं, बोलो। ठीक है, 1000 कॉमन ले लेंगे सब में से, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये 100 इधर जाके 1200 बनाएगा, तो 15x प्लस 10 गुना 100 1000 माइनस 10x इज इक्वल टू 1200। ये इधर जाएगा तो सिर्फ 200 बचेगा, इसमें से गया 5x, 5x इज इक्वल टू 200, x बराबर 40, 40% डन, ऑप्शन ए क्लियर। चलो 12 नंबर पे आते हैं। 12 नंबर सवाल ऐसा है कि आपने देखा 75 65, आपने एवरेज निकाल दिया 70, आपका आंसर भी मैच हो गया, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट खराब हो गया, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ ये होता है। तो बात ये है कि जब भी हार्मोनिक मीन देखना, तो पहले तो ये याद रखना कि ट्रेडिशनल अप्रोच सारी जाएगी तेल लेने, जो उसका डिटेल्ड अप्रोच होता है उसी से जाएंगे हम। ट्रेडिशनल अप्रोच से कभी नहीं जाएंगे, ए प्लस बी बाई 2 कर दिए, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। दूसरा चीज ये कि उसके अलावा पहला तो हार्मोनिक मीन में ये 15-15 दोनों सेम होता तब भी नहीं एप्लीकेबल होता, फिर भी फिर भी यहाँ पे हमको एक बात याद रखना है कि ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। तो हमें कोई दूसरा तरीका यूज करना है जो कि डिटेल्ड हो, जो डेफिनेशन वाली अप्रोच हो। तो हम हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं, एकदम इनिशियल उसकी बात को याद करेंगे कि हार्मोनिक मीन कैसे निकाला जाता है। तो हम हार्मोनिक मीन निकालने का तरीका सिखाएं कि n बाई 1 बाई x1 प्लस 1 बाई x2, ऐसा ही सिखाए ना, यही बताया ना हार्मोनिक मीन का। बोलो, ठीक है। तो 15 चीजों का हार्मोनिक मीन 75 है और 13 दूसरी चीजों का हार्मोनिक मीन 65 है, तो ये दो अलग अलग ग्रुप हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे, यहाँ पे x1 x2 की जगह a1 a2 a3 ऐसे कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे है भैया 15 बटा वो वैल्यूज जो हमको नहीं पता है, हमको वैल्यूज नहीं पता है, 15 की 15 में से एक भी वैल्यू नहीं पता है, दूसरे तरफ भी 13 की 13 में से एक भी वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। ये a15, तो यहाँ ये an है बेसिकली, यहाँ 1 बाई a15, तो ये कितना आ रहा है, वो 75 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 75। ये पूरे के पूरे गुच्छे को एज इट इज हम इस तरफ ले जाएंगे, तो अभी बटा में था ऊपर चला जाएगा,
और ये 75 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा हम दिखाते हैं तुमको, ये दिखाते हैं हम तुमको कैसे होगा। ये जाएगा यहाँ और ये 75 चल के आएगा यहाँ। ठीक है, कोई समस्या नहीं इसमें। बोलो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी तरफ 13 बटा, अब वो 13 वैल्यू से 1/B1 कर लेते हैं, B2 कर लेते हैं, ऐसा करते हुए B13 तक। ये कितना दिया हुआ है, 65। तो यहाँ पे भी वही चीज करेंगे कि ये पूरे को उठा के इधर ले जाएंगे और इसको बुलाएंगे भैया कि तुम यहाँ आओ, और ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, ये हमने रिजर्व कर लिया। अब हमको टोटल का निकालना है हार्मोनिक में। अब तुम खुद बताओ टोटल कितनी चीजें हैं, टोटल कितनी चीजें हैं। एक तरफ 15 थी, एक तरफ 13, टोटल कितनी चीजें बताओ। पंद्रह और 13 मिला के कितना हुआ बोलो। मेरे ख्याल से मैसेज नहीं जा रहा होगा, नेटवर्क इशू है तुम लोग की तरफ आज। 15 और 13 हो गया 28, और सारी चीजें बटा में लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, A1 से लेके तो A15 तक लिखेंगे ही, तो उसके बाद B1 से लेके B13 तक भी लिखेंगे, सारी चीजों को लिखना है। ठीक है, इतने का हमको पता है कि 1/5 होता है, और इतने का भी हमको पता है 1/5 होता है, निकाल के रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, हार्मोनिक मीन के सवाल को लंबा ले जाइए, हार्मोनिक मीन के सवाल को मजे मजे में मत बनाइएगा। 28/1/5 प्लस 1/5, 28/2/5, तो 2 तो नीचे रह जाएगा और 5 ऊपर आ जाएगा, 2 से जाएगा ये 14 बार में, 14 पंजे 70। ठीक है, हाँ एक चीज हम तुमको जरूर बता सकते थे कि जब ये दोनों सेम हो जाए, यहाँ भी 1/5 आया, यहाँ भी 1/5 आया, तो ये पूरा प्रोसेस करने की बजाय तुम 75 प्लस 65/2 अब कर सकते थे। ठीक है, अब कर सकते थे। अगर ये 1/5 और ये 1/6 होता तो अलग बात होती, ये दोनों आया तो अब तुमको अलाउड था कि वो कर सकते थे। लेकिन उस ट्रिक्स को हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के सवाल में अवॉइड कीजिए, ट्रिक्स मत फॉलो कीजिए इसमें, ये गलतियां होने के चांसेस बहुत बढ़ेंगे और निगेटिव मार्किंग है। ओके, आ जाते हैं आगे। एक एरोप्लेन 500 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है और वापस आ जाता है, तो यहाँ पे बताओ डिस्टेंस इक्वल है कि टाइम। दो अलग अलग जर्नी हुई है, पहले A to B हुई है, फिर B to A हुई है, तो दो अलग अलग जर्नी में जो अलग अलग स्पीड है उसमें डिस्टेंस इक्वल है या टाइम। मैसेज जा, आवाज जा रही है रिया? रिया ने बता दिया नेटवर्क का इशू है, लक्ष्य का भी डिस्कनेक्ट हो गया है। हाँ ठीक है, तो ये बताओ यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल है या टाइम। मेरी आवाज नहीं आई, हम ये कह रहे हैं
500 किलोमीटर पर आवर और 700 किलोमीटर पर आवर, देयर आर टू डिफरेंट स्पीड्स, यानी कि दो अलग अलग जर्नी हुई है। एक जर्नी ए से बी हुई है, एक जर्नी बी से ए हुई है। एक जर्नी ए से बी हुई है, एक जर्नी बी से ए हुई है। तो दो अलग अलग जर्नी हुई है, ये बात क्लियर है। देयर आर टू डिफरेंट जर्नीज। इन दोनों जर्नीज में हमको समय बराबर लगा कि हमने डिस्टेंस बराबर ट्रेवल किया? या बोथ? टाइम इक्वल हुआ। तुम अपने घर से गई स्कूल और स्कूल से घर वापस आई, तो डिस्टेंस बराबर नहीं है? और तुम्हारा घर से स्कूल जाने का स्पीड अलग था, स्कूल से घर आने का स्पीड अलग था, और डिस्टेंस बराबर है, तो टाइम इक्वल लगेगा। हाँ, तो यहाँ डिस्टेंस इक्वल है। और जनरल रिव्यू पढ़ाते समय क्या बताया था मैंने? जनरल रिव्यू पढ़ाते समय एग्जाम्पल के साथ बताया था। क्या बताया था? कि आमतौर पे जब टाइम बराबर हो, दो अलग अलग स्पीड हो, तो a प्लस बी बाई 2 कर देते हैं, अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। लेकिन जब डिस्टेंस इक्वल हो तो हम लोग हार्मोनिक मीन निकालते हैं, 2ab बाई a प्लस बी। तो 500 और 700 है 2ab बाई a प्लस बी। 3500/6 यानी कि 1750/3। ठीक है, ऑप्शन बी। क्लियर बात? क्लियर बात बाबू? अब जैसे ये एक सवाल आता है जिसमें जब बच्चे ऐसे डाउट पूछते हैं, खास करके तब जब इंग्लिश के अच्छे खासे सेशंस हो गए होते हैं, जब वोकैब की बात हो गई होती है, जब बढ़िया बढ़िया लैंग्वेज के क्वेश्चन को, जब मैं क्वेश्चन को सिर्फ क्वेश्चन के तौर पे नहीं बताता हूँ, जब मैं उसको एज ए कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जब मैं उस क्वेश्चन के आगे पीछे की भी बातें बताता हूँ, तुम लोगों को कभी कभी चाहिए होता है कि यार यार फटाक से क्वेश्चन बता के खत्म करे ना, दिमाग क्यों चाट रहा है ये आदमी। लेकिन फिर भी मैं एक्स्ट्रा चीजें बताता हूँ। ठीक है, जब मैं कहता हूँ, जब मैं ये सोचता हूँ कि स्टूडेंट को ये क्वेश्चन क्यों नहीं समझ में आया होगा शायद, तो वो सारी चीजें, वो सारे एस्पेक्ट्स कंसिडर करके बताता हूँ। फिर वहां पे मैं ये बताता हूँ कि ये क्वेश्चन वर्ड फॉर्म में ऐसा था, लैंग्वेज फॉर्म में ऐसा था, और कहने का मतलब है कि जब हमने उसको न्यूमेरिकली कन्वर्ट किया तो वो ऐसा बन गया। ये सारी चीजें कि क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म करके न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसे लेके आना है। जब हम डिस्कस करते हैं कि एक नंबर अपने 1/4 से इतना ज्यादा है, तो हम उसको दिखाते हैं कि हाँ x माइनस एक्स बाई 4 इज इक्वल टू इतना। तो वो चीजें जब जब मैं बहुत फोकस करके बताता हूँ, तो वहां पे लगता है जब जब 15 नंबर क्वेश्चन फिर भी डाउट आता है इतने के बाद, तो लगता है कि या तो तुमने कुछ नहीं पढ़ा या तो हमने कुछ नहीं पढ़ाया। ठीक है, 15 नंबर अभी तुम में से किसी ने पूछा नहीं है, फिर भी तो बात यह है कि ये क्वेश्चन को लैंग्वेज से न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने में कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। स्टिल मैंने इतना सुना दिया तो हो सकता है तुम में से कोई शर्म से ना पूछे, इसलिए फिर भी बता देते। वेरिएबल अज्यूम्स वैल्यूज, ये 5 वैल्यूज विद फ्रीक्वेंसीज, ये 5 फ्रीक्वेंसीज, यानी कि दो चीजें चाहिए होती हैं, वो दोनों चीजें दी हुई हैं, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्या कह रहा है, मीन निकालना है।
क्या तुम नहीं निकाल पाओगे? हाँ, रिया ने कह दिया बन गया था, ठीक है। अच्छा रिया, अब एक इंटरेस्टिंग सवाल है, एक इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि अभी हमने बहुत सारे पिछले चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को भी अभी क्वेश्चन करते समय भी डिस्कस किया है, ठीक है। पिछले क्लास में भी हम लोग जब बात कर रहे थे तो वो चीजें निकल के आई थी। तो यहाँ पे हम तुमसे एक चीज पूछेंगे कि ये जो दिया हुआ है टेबल फ्रीक्वेंसी का, ये फ्रीक्वेंसी टेबल देखने के बाद तुम क्या कहेगी कि ये बेल कर्व है या नहीं है? बेल शेप्ड कर्व है या नहीं है? कोई फायदा नहीं है बउआ पढ़ाने का, बता रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। जब हम 1 2 3 4 5 एक्स की इन 5 वैल्यूज के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो फ्रीक्वेंसी जो है अगर यहां से यहां तक आते आते बढ़े और फिर घटे तो बनता है बेल कर्व। यहाँ पे क्या हो रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन ऐसे ऊपर जा रहा है कि पहले 1 थी फ्रीक्वेंसी, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, फिर 4 हुई और फिर 5 हुई। स्टार्ट्स को देखना नहीं शुरू किया तुम लोगों ने, तुम लोग स्टार्ट्स को फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ रहे हो, और जब किसी स्टूडेंट को कुछ सुना देते हैं तो फिर वो इमोशनल हो जाता है और फिर ये कहता है, वो फिर अपनी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स को याद करता है और फिर हमको पर्सनली मैसेज करके बताता है कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रहा है, मेरा रूटीन इतना बिजी है, मेरे कॉलेज का ये टाइम है, मेरा कल ये तबीयत खराब हो गया था। ये वाला सुनाना बनता था, तुम मानो या ना मानो, क्या लगता है बनता था ना? बेल शेप्ड कर्व। पिछले चैप्टर को पढ़ाते समय बोला था कि फ्रीक्वेंसी कर्व समझाने के लिए पूरा चैप्टर पढ़ा है और समझाया था कि क्यों होता है बेल कर्व। ध्यान रखना है, नहीं तो इससे भयंकर सुनाएंगे, बता रहे हैं। तुमको पता है बहुत क्लियरली मेरा भी रूटीन बहुत बिजी है, ठीक है। मैं ये नहीं जता रहा हूँ कि मैं तुम पे कोई एहसान कर रहा हूँ या ऐसा कुछ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब मेरा रूटीन इतना बिजी है फिर भी हम सोचो किस मूड में पढ़ा रहे हैं, मजा आ रहा है पढ़ के यहाँ यार, मतलब मेरे पढ़ाने में तुमको कोई स्ट्रेस नहीं झलक रहा है, बट तुमने मेरा रूटीन देखा नहीं कि मैंने सुबह से अब तक क्या किया है या फिर क्या क्या किया है, ठीक है। तो बात यही है कि मतलब जिंदगी अगर जिंदगी जैसी चल रही है तो चैलेंजेस सबके पास हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनके पास कोई चैलेंजेस नहीं होते, कुछ ही लोग होते हैं, तो वो लोग जीने का मजा समझ भी नहीं पाते हैं। चलिए आइए, gm ऑफ x इज 10, gm ऑफ y इज 15। तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो उनका gm भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। x का gm 10 है, y का gm 15 है, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका gm भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल बात है। तो 150 हो जाएगा, सीधी सीधी बात है, एकदम कोई समस्या नहीं है। एम और जीएम 10 ऑब्जर्वेशन का दोनों ही 15, एम भी 15 और जीएम भी 15। एक बात मैंने बताई थी कि दो नंबर्स के केस में, खास करके पॉजिटिव नंबर्स के केस में, ए और बी के केस में, अगर हम ए एम जी एम एच एम निकाले तो हमने ये कहा था कि ए एम सबसे बड़ा होता है, फिर जीएम होता है, फिर एच एम होता है, इफ द ऑब्जर्वेशन आर डिफरेंट, इफ द नंबर्स आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। उसके लिए कुछ दिन पहले एडवांस में ये वाला क्वेश्चन हमने देखा था, ये वाला 14 नंबर याद आता है, डिस्टिंक्ट बोल के, है ना। और मैंने कहा था कि सेम होता नहीं, अगर दोनों में से एक भी सेम हो गया, इनफैक्ट ए एम जी एम एच एम ए और बी, पांच चीजें क्या, दो तो वो वैल्यूज जो दी हुई हैं, उसके बाद उन दोनों का ए एम जी एम एच एम, ये 3 चीजें, तो ये 3 और 2 5 चीजें टोटल हो गई। इस 5 में से कोई भी 2 अगर सेम हुआ, इसका मतलब वो दोनों नंबर सेम है, उसका मीन भी वही होगा, मीडियन भी वही होगा, मोड भी वही होगा, सातों चीजें सेम हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर एएम और जीएम 10 ऑब्जर्वेशन हो या 10,000 ऑब्जर्वेशन हो,
10 ऑब्जर्वेशन हो या 10,000 ऑब्जर्वेशन हो, अगर एम जीएम सेम हो गया तो हमको इतना पता है कि एम जीएम एचएम फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर सब का सब क्या होगा, 15 ही होगा। ओके